नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आओ समझे विज्ञान के 8वें पाठ को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है जीवों में श्वसन। आज की कक्षा के अंतर्गत हम जानेंगे कि श्वसन की आवश्यकता हमारे शरीर को क्यों होती है, यह क्रिया हमारे शरीर में किन किन अंगों के द्वारा और कैसे होती है। साथ ही साथ बच्चों हम ये भी जानेंगे कि जीवों और पौधों में श्वसन की क्रिया कैसे होती है। तो आइए बच्चों, आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं कुछ प्रश्नों के साथ। देर तक दौड़ने से हमारी सांस क्यों फूलती है? अधिक व्यायाम से पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? हमें जमाई क्यों आती है? हमें छींक क्यों आती है? ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो हमारे मन में कई बार उठते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों, आज की कक्षा को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर आज की कक्षा में आपको मिलेगा, क्योंकि ये सभी चीजें जो हैं हमारी श्वसन की गतिविधि से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि श्वसन क्या है। श्वसन में हम क्या करते हैं बच्चों? सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। तो चलिए, आप सभी भी कक्षा की शुरुआत में सबसे पहले हम एक श्वसन की क्रिया करते हैं। एक गहरी सांस को अंदर लीजिए और छोड़िए। ये जो क्रिया थी अभी आपने जो की है, यही श्वसन है। यानी क्या है श्वसन? श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से भरी हुई वायु को अंदर खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। यानी ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, ये बच्चों क्या है? श्वसन की क्रिया है। अब ये ऑक्सीजन हमें मिलती कहाँ से है? आप सभी जानते हैं कि हमारे चारों तरफ जो वातावरण है उनमें वायु उपस्थित होती है और वायु में 21% ऑक्सीजन होती है। तो जब हम सांस के द्वारा अंदर लेते हैं तो उसी के साथ ऑक्सीजन हमारे शरीर में अंदर जाती है। जब हम ऑक्सीजन युक्त वायु को शरीर के अंदर लेते हैं तो यह अंतःश्वसन, और जब कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त वायु को बाहर निकालते हैं तो उसे उच्छ्वासन कहते हैं। यानी कि जो सांस हम अंदर खींच रहे हैं, एक गहरी सांस अंदर गई, ये जो वायु का अंदर जाना हमारे शरीर में जो अंदर जाती है वो क्या कहलाती है? अंतःश्वसन। और जो हम बाहर निकालते हैं वो क्या कहलाती है? उच्छ्वासन। अंतः मतलब अंदर लेना। तो जब वायु हमारे शरीर में अंदर जा रही है तो वो अंतःश्वसन, और जब वायु हमारे शरीर से बाहर निकल रही है तो वो क्या हो गई? उच्छ्वासन। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का अंदर जाना अंतःश्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना उच्छ्वासन। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। श्वसन दर क्या होती है बच्चों? 1 मिनट में कोई भी व्यक्ति जितनी बार सांस लेता है, सांस हमने अंदर ली और बाहर छोड़ी, ये श्वसन की एक प्रक्रिया हुई। तो ये प्रक्रिया 1 मिनट में जितनी बार भी होती है, इसे हम कहते हैं श्वसन दर। ये कार्य आप अपने घर में कर सकते हैं, अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहन के साथ। सभी की श्वसन दर नापिए, 1 मिनट का समय लगाइए और नापिए कि गिनती कीजिए कि कोई भी व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वसन करता है। वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। अधिक श्रम करने पर श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ जाती है। अब जो एक वयस्क व्यक्ति होता है और वो शांत अवस्था में, विश्राम अवस्था में अगर वह बैठा है, तो जो उसकी श्वसन दर होगी वो लगभग 15 से 18 बार की होगी। और जब हम मेहनत का कोई काम करते हैं, जब हम दौड़ते भागते हैं, तो हमारी श्वसन दर बढ़ जाती है। यानी कि हमें जल्दी हम सांस लेने लगते हैं और ये बढ़ करके लगभग 25 बार तक हो सकती है। अब इसको नापते कैसे हैं? अंतःश्वसन एवं उच्छ्वासन में वायु की मात्रा को नापना श्वसमापन कहलाता है। इसे श्वसमापी यंत्र, जिसे इंग्लिश में स्पैरोमीटर कहते हैं, के द्वारा मापा जाता है।
जैसा बच्चों हमने पिछली कक्षा में देखा था कि तापमान, हम अपने शरीर का ताप भी नापते हैं, वो किसके द्वारा नापते थे? थर्मामीटर के द्वारा। उसी के तरह श्वसन की क्रिया के अंतर्गत हम अपने शरीर में कितनी वायु अंदर डाल रहे हैं या कितनी वायु बाहर निकल रही है, इसको मापने के लिए एक यंत्र आता है जिसे हम कहते हैं श्वसमापी यंत्र, या इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्पैरोमीटर। तो बच्चों ये तो हमने जाना श्वसन के बारे में कि श्वसन क्या है। श्वसन क्या है? सांस का अंदर जाना और बाहर निकलना। और अंदर जो जाती है श्वसन उसे क्या कहते हैं? अंतः श्वसन। और जो बाहर निकलती है हवा उसे क्या कहते हैं? उच्छ्वासन। आइए एक चित्र के माध्यम से इसे और अच्छे से समझते हैं। यहाँ देखिए, आपको एक चित्र दिखाया जा रहा है जिसमें कि इस तीर के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि वायु हमारे शरीर में अंदर जा रही है। तो ये वायु का जो अंदर जाना होता है ये कहलाता है अंतः श्वसन। अंतः श्वसन को एक और शब्द से जानते हैं, वो क्या होता है? निश्वसन। उसी तरीके से आप दूसरे चित्र में भी देख रहे होंगे कि वायु क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। ये देखिए, इस तरीके से हमारे शरीर से वायु बाहर निकलती है। जब ये वायु बाहर निकल रही है तो इसे हम क्या कहते हैं? उच्छ्वासन। इसको दूसरा भी एक नाम है जिसे हम कहते हैं निश्वसन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इन दोनों नाम में आप कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा, दोनों में जरा सा अंतर है। एक है निश्वसन और एक है निःश्वसन। एक में वायु अंदर जाती है और दूसरे में वायु बाहर निकलती है। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अंतःश्वसन क्या है और उच्छ्वासन क्या है। तो अभी तक तो बच्चों हमने जाना कि श्वसन की क्रिया क्या होती है। अब ये हमारे शरीर के लिए इतनी आवश्यक क्यों है? ऐसा क्या करती है हमारे शरीर में जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा है या हम जीवित नहीं रह सकते हैं? तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे शरीर में श्वसन की आवश्यकता क्यों होती है। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। आप सभी जानते हो बच्चों कि हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है और ये जो कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में बहुत से कार्य करती हैं, जैसे पाचन, परिवहन, उत्सर्जन, पोषण आदि। अब ये जो कोशिकाएं हैं, ये जो सारा कार्य करती हैं, ये कैसे करती हैं? इन्हें कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब प्रश्न ये है कि ये ऊर्जा हमारे शरीर को कहाँ से मिलती है? आपने भी ध्यान दिया होगा कि अगर आपके शरीर में ऊर्जा नहीं है, आप थकान महसूस कर रहे हैं, तो आप भी कार्य करने में समर्थ नहीं होते हैं। आपको अगर कमजोरी लग रही है और आपको दौड़ने भागने का काम कह दिया जाए करने के लिए, तो शायद आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके शरीर में ऊर्जा नहीं है। उसी प्रकार हमारे शरीर की भी जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें भी विभिन्न कार्य करने के लिए, जैसे कौन कौन से कार्य? पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे बहुत से कार्य हमारे शरीर में होते रहते हैं। तो इन कार्यों करने के लिए कोशिकाओं को किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? आइए जानते हैं। ऊर्जा हमें भोजन के विखंडन से प्राप्त होती है। भोजन में उपस्थित जटिल अणु का सरल अणु में टूट जाना भोजन का विखंडन कहलाता है। अब जो हम भोजन करते हैं, भोजन किया हमने, अब वो पाचन क्रिया के बाद क्या होता है? उसको जटिल अणु से सरल अणु में विखंडित हो जाता है। तो जो भोजन में हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, हम बहुत भोजन जो करते हैं तो उसमें बहुत सी चीजें उपस्थित होती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। तो जो भोजन में हमारे कार्बोहाइड्रेट होता है वो विखंडित होकर के ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। अब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। और ऑक्सीजन बच्चों में कहाँ से मिलती है? श्वसन की क्रिया के द्वारा। श्वसन की क्रिया में जो हमने वायु अंदर ली है, कोशिका के अंदर भोजन यानी कि जो ग्लूकोज अब हमारे पास आ चुका है, श्वसन की क्रिया में ली गई ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में विखंडित हो जाता है। फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। यहाँ देखिए, ग्लूकोज जो हमारा किससे प्राप्त हुआ है? हमें भोजन से प्राप्त हुआ है। ये किससे क्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन से।
ऑक्सीजन बच्चों में कहाँ से मिली है? श्वसन की क्रिया के द्वारा। जो वायु हमने अपने शरीर में अंदर ली है, किसके द्वारा अंदर ली है? अंतः श्वसन के द्वारा हमने ऑक्सीजन को अंदर लिया है। अब ऑक्सीजन और ग्लूकोज ये दोनों क्रिया करके क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ये जो ऊर्जा है हमें कार्य करने की शक्ति देती है। अब जाहिर सी बात है, हमें दो चीजों का उपयोग तो हमारा शरीर करता है, जल का और ऊर्जा का। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है, ये भी बन रहा है हमारे शरीर में, ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसका उपयोग हमारे शरीर में नहीं होता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, ये उच्छ्वासन के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। तो ऑक्सीजन का अंदर आना हमारे लिए लाभकारी होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी हमारे शरीर से बाहर निकलना उतना ही लाभकारी होता है। तो आइए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये श्वसन कितने प्रकार से हमारे शरीर में होते हैं। श्वसन बच्चों दो प्रकार से होते हैं। पहला, जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग के द्वारा होता है, यानी कि श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है। अब हो सकता है कि आपके मन में प्रश्न उठ रहा हो कि श्वसन तो ऑक्सीजन के द्वारा ही होता है, इसके बिना कैसे श्वसन होगा? तो आगे देखिएगा कि जो श्वसन की क्रिया होती है वो ऑक्सीजन के बिना भी हमारे शरीर में कुछ क्षणों के लिए होती है। ऑक्सीजन के उपयोग के द्वारा जो श्वसन होता है उसे हम कहते हैं वायवीय श्वसन। क्या कहते हैं उसे बच्चों? वायवीय श्वसन, जहां पे ऑक्सीजन उपस्थित है। अब ऑक्सीजन के बिना भी भोजन का विखंडन होता है, और उसे हम क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन। तो श्वसन दो प्रकार से हुए, वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में क्या था? ऑक्सीजन उपस्थित थी। और अवायवीय श्वसन, इसमें क्या था? ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी। कुछ जीव, जैसे जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे कि यीस्ट। यीस्ट क्या करता है बच्चों? वो बिना ऑक्सीजन के उपयोग के श्वसन करता है, यानी कि अवायवीय रूप से श्वसन करता है। अब जब वायवीय रूप से श्वसन करता था तो क्या क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, और ऊर्जा का निर्माण होता है। अब चूंकि श्वसन की क्रिया तो हो रही है, यानी कि ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? जल की जगह अल्कोहल बनता है। यीस्ट जब श्वसन की क्रिया करता है तो बिना ऑक्सीजन के करता है, और क्या निर्माण करता है? अल्कोहल का, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल गई, ऊर्जा से उसको शक्ति मिली अन्य कार्य करने के लिए उसकी कोशिकाओं को। लेकिन ये जो अल्कोहल का निर्माण होता है, इस अल्कोहल के निर्माण के ही कारण यीस्ट का प्रयोग शराब, बियर ये सब बनाने में किया जाता है। अब आपको जान के ये हैरानी होगी कि हमारी जो पेशी कोशिकाएं भी हैं, यानी कि हमारे शरीर की जो मसल्स भी हुए हैं, वो कुछ क्षणों के लिए अवायवीय रूप से भी श्वसन करती हैं। ये देखिए, जब पेशी कोशिकाएं बिना ऑक्सीजन के उपयोग के ये श्वसन की क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लैक्टिक अम्ल बनाते हैं। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा तो बनता ही है। बच्चों यही कारण है कि जब हम ज्यादा व्यायाम कर लेते हैं तो हमारी पेशियों में दर्द होने लगता है। ये दर्द किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने के कारण। क्योंकि जब हम ज्यादा व्यायाम कर लेते हैं तो हमारी ऊर्जा ज्यादा खर्च होती है और हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो हमें ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और जब ज्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में नहीं पहुंच पाती है तो क्या होता है कि हमारी जो पेशीय कोशिकाएं होती हैं, जो हमारी पेशीय कोशिकाएं हैं, वो बिना ऑक्सीजन के श्वसन की क्रिया करने लगती हैं। ऊर्जा तो हमें मिलने लगती है, लेकिन क्या होता है? उसमें लैक्टिक अम्ल बनने लगता है, और ये लैक्टिक अम्ल जब हमारी पेशियों में जमा होने लगता है तो हमें दर्द का अनुभव होता है। इससे हमें आराम भी मिलता है। कैसे आराम मिलता है? जब हम गर्म तेल की मालिश करते हैं या गर्म पानी के इसका स्नान करते हैं,
इससे होता क्या है बच्चों कि हमारे शरीर में रक्त का संचार पूरी तरीके से ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, और जो ऑक्सीजन की कमी हमें हो रही थी हमारे शरीर को, वो पूरी हो जाती है। और जब ऑक्सीजन हमें पूरी तरीके से मिलने लगता है तो जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो फिर से ऑक्सीजन के उपयोग से वायवीय श्वसन करने लगती हैं। और वायवीय श्वसन में आप जानते हैं किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है और ऊर्जा हमें मिलती है। तो देखिए बच्चों, आज आपके पहले प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया कि हमारी पेशियों में दर्द क्यों होता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि श्वसन की क्रिया में कौन कौन से अंग हैं जो कि भाग लेते हैं। मानव का श्वसन तंत्र। अब मानव के श्वसन तंत्र में सबसे पहला अंग कौन सा होगा? जरा सोचिए बच्चों। जी हाँ, नाक यानी कि नसिका, जिसके द्वारा वायु हमारे शरीर में अंदर जाती है। नसिका में ही 2 छिद्र होते हैं जो आपको दिखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नासा द्वार। ये बच्चों ये यहाँ पे होता है, ये यहाँ पे आपका होता है नासा द्वार। अब ये नासा द्वार से जब वायु अंदर गई, उसी के पीछे होता है नासा गुहा। यहाँ पे कुछ रोएदार संरचना होती है, श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं, जिससे कुछ चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है। चिपचिपे पदार्थ का क्या कार्य होता है? जब हम वायु को अंदर लेते हैं अपने शरीर में, वातावरण से वायु हमारे शरीर में अंदर जाती है, तो इस वातावरण से ली गई वायु में कुछ धूल के कण, कुछ हानिकारक जीवाणु भी होते हैं, जिन्हें यहाँ पे उपस्थित श्लेष्म ग्रंथियों से निकलने वाला चिपचिपा पदार्थ उन्हें अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, या उन्हें अंदर जाने से रोक लेता है। कई बार ऐसा होता है कि जो वायु के कण हैं, जो धूल के कण हैं, वो थोड़ा अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने पे यहाँ पे उपस्थित जो कोमल ग्रंथियां होती हैं, उन पे उत्तेजना उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण हमें छींक आती है। तो यहाँ आपको दूसरे प्रश्न का भी उत्तर मिल गया कि हमें छींक क्यों आती है। जब धूल के कण हमारे शरीर में अंदर चले जाते हैं तब हमें छींक आती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, श्वसन की क्रिया को और समझते हैं। तो श्वसन की क्रिया में क्या हुआ था बच्चों? वायु नासा द्वार से होते हुए नासा गुहा के अंदर आई। अब ये नासा गुहा कहाँ मिलती है? ग्रसनी में। ये हमारे अंदर जा रही है वायु, कहाँ से होते हुए? ग्रसनी से। ग्रसनी कहाँ मिलती है? श्वास नली में। ग्रसनी से वायु कहाँ पे आई? श्वास नली के पास आई। अब आप ये भी देख रहे होंगे कि मुख गुहा है, यानी कि हमारे जो मुंह का द्वार है, मुख गुहा और नासा गुहा दोनों ही कहाँ मिल रही हैं? श्वास नली में। इसीलिए बच्चों, क्योंकि हम मुंह से क्या करते हैं? भोजन भी करते हैं, और भोजन का और वायु का रास्ता एक ही है। इसको रोकने के लिए क्या है? देखिए, ग्रसनी एवं श्वास नली के प्रवेश द्वार पर एक पत्ती नुमा संरचना होती है, जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं, जो खाना खाते समय भोजन के कणों को श्वास नली में जाने से रोकता है। इसीलिए बच्चों कहा जाता है कि भोजन करते समय हमें बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो अगर बात कर रहे हैं तो बातों के साथ वायु भी अंदर जाती है, और जब वायु अंदर जाती है तो ये जो एपिग्लोटिस जो पत्तीनुमा संरचना है वो खुल जाती है, और भोजन के कण का भी अंदर जाने का खतरा बन जाता है। तो इसीलिए बच्चों, भोजन करते समय हमें बात नहीं करनी चाहिए। तो वायु हमारी कहाँ आई? श्वास नली में। अब ये श्वास नली जो है अपनी श्वसनियों के द्वारा फेफड़ों में मिलती है। फेफड़े हमारे श्वसन तंत्र का सबसे मुख्य अंग हैं। फेफड़े शंकु के आकार के होते हैं, और ये कहाँ होते हैं? ये हमारे वक्ष में होते हैं। हमारी वक्ष गुहा में पसलियों के द्वारा बिल्कुल सुरक्षित होते हैं। फेफड़े हमारे शरीर में 2 होते हैं। ये देखिए 2 फेफड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। ये फेफड़े की बाहरी संरचना है और ये फेफड़े की अंदरूनी संरचना है। आप देख रहे हैं ये जो श्वास नली है ये आई है अंदर, और यहाँ पे ये देखिए आपको ये कई श्वसनियां दिखाई दे रही हैं। ये श्वसनियां जो होती हैं ये वायु कोशिकाओं से मिलती हैं। दरअसल बच्चों, ये जो वायु कोशिकाएं होती हैं जो कि फेफड़ों के अंदर होती हैं,
यहीं से हमारे शरीर में वायु का आदान प्रदान होता है। कौन सी वायु का आदान प्रदान होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में अंदर आई है और उसके बाद क्रिया करके क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड जब बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जब बन गया तो वायु कूपिकाओं के द्वारा ही फिर से वो शरीर के बाहर निकलता है, इस तरीके से। तो वायु के अंदर आने का और वायु के बाहर जाने का मार्ग एक ही है। तो ये बच्चों था हमारे शरीर का श्वसन तंत्र। अब यहाँ आपको चित्र में एक और चीज दिखाई दे रही होगी, डायफ्राम। इसका क्या रोल होता है श्वसन तंत्र में, आइए जानते हैं। बच्चों, डायफ्राम जो होता है वो श्वसन की क्रिया में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हम गुब्बारे को फुलाते हैं, गुब्बारे में हवा भरते हैं, तो क्या होता है? गुब्बारे का आयतन बढ़ जाता है। तो हमारे शरीर में भी जब हवा जा रही है तो क्या होगा? हमारे शरीर में भी जो फेफड़े हैं उनका आयतन बढ़ेगा। वो कैसे बढ़ेगा? वो बढ़ता है डायफ्राम की मदद से। जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं, जब वायु अंदर आती है तो डायफ्राम जो होता है वो नीचे की ओर गति करता है और हमारी जो पसलियां हैं वो बाहर की ओर गति करती हैं। तो इससे क्या होता है? हमारे फेफड़ों में जगह बन जाती है और वायु अंदर आ जाती है। अब जब वायु बाहर निकल रही है तो क्या होगा बच्चों? तो वो फिर से अपनी पूर्व स्थिति में आएगा। अब पूर्व स्थिति में आने के लिए क्या होता है? डायफ्राम जो होता है वो ऊपर की ओर गति करता है और जो पसलियां होती हैं वो अंदर की ओर गति करती हैं। तो फेफड़े हमारे फिर से अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। अब ये चीज जो है आप खुद भी करके देखिएगा। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो हमारी छाती थोड़ी फूल जाती है, हमारे वक्ष थोड़े फैल जाते हैं। तब आप अपनी छाती का माप लीजिएगा तो देखिएगा पूर्व स्थिति में और जब वायु अंदर जा रही है तब के माप में थोड़ा सा अंतर होता है। इस क्रिया को आप अपने घर में भी अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहन के साथ भी करके अवश्य देखिएगा। तो इससे आपको मालूम चलेगा कि किसके वक्ष सबसे ज्यादा फूलते हैं, यानी कि किसने सबसे ज्यादा वायु को अपने शरीर के अंदर ली है। अब बच्चों, जो वायु हम अंदर लेते हैं क्या उसमें सिर्फ ऑक्सीजन होती है, या जो वायु हम बाहर निकाल रहे हैं उसमें क्या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होती है? नहीं, क्योंकि आप तो जानते हैं कि वातावरण में जो वायु उपस्थित है उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ और भी अन्य गैसें उपस्थित हैं। तो जब हम अंतः श्वसन करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन कितना होता है? 21% और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.4%। जब उच्छ्वासन करते हैं, यानी कि जब हम वायु को बाहर निकालते हैं, तब क्या होता है? 16.4% ऑक्सीजन और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये तो था बच्चों मानव का श्वसन तंत्र। मानव श्वसन की आवश्यकता क्यों होती है मानव के शरीर में, और यह किन किन अंगों के द्वारा होती है। हमारे श्वसन तंत्र में सबसे मुख्य अंग कौन सा है? फेफड़े। अब आइए जानते हैं कि श्वसन की क्रिया जो होती है वो जीवों में भी होती है, पौधों में भी होती है, क्योंकि उनके अंदर भी सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो हमारे शरीर में होती है। उनमें भी पाचन, पोषण, सारी क्रियाएं होती हैं। तो श्वसन की क्रिया भी उनमें होती है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जीवों में श्वसन की क्रिया कैसे होती है। अब चूंकि जीव अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ एक कोशिकीय जीव होते हैं, कुछ जल में रहने वाले होते हैं, कुछ उभयचर होते हैं, कुछ कीट होते हैं। तो इसी प्रकार से चूंकि उनकी संरचना अलग अलग प्रकार से होती है तो उनके में श्वसन की क्रिया भी अलग अलग प्रकार से होती है। पहले देखते हैं अमीबा में। अमीबा में श्वसन की प्रक्रिया शरीर की सतह से विसरण के द्वारा होती है। अमीबा चूंकि एक कोशिकीय जीव है तो उसके में श्वसन की क्रिया के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। उसके में श्वसन की क्रिया त्वचा के द्वारा ही, विसरण के द्वारा होती है। दूसरा है तिलचट्टा। तिलचट्टे के शरीर में यहीं पे देखिए आपको छोटे छोटे जो है श्वास रंध्र होते हैं। तिलचट्टे में श्वसन की क्रिया इन्हीं रंध्रों के द्वारा, ये जो छोटे छोटे बिल्कुल छिद्र होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? श्वास रंध्र। इन्हीं श्वास रंध्रों के द्वारा तिलचट्टे में श्वसन की क्रिया होती है।
उसके बाद देखते हैं मछली। मछली बच्चों कहाँ होती है? जल में होती है। तो जल में रहने वाले प्रायः सभी जीवों में एक विशेष अंग पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोम या गलफड़े। ये इस जगह पे होते हैं मछली में। इनके द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। तो मछली में या अधिकतर जल में रहने वाले प्राणियों के शरीर में एक विशेष अंग पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोम या गलफड़े। इनके द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। मेढक और केचुए की त्वचा आर्द्र और श्लेष्मी होती है। इनमें श्वसन त्वचा के द्वारा होता है। आपने केचुए का अगर कभी छुआ हो तो देखा होगा कि उसकी त्वचा बिल्कुल आर्द्र और चिकनी सी होती है। तो इनके में श्वसन किसके द्वारा होता है? त्वचा के द्वारा ही होता है। लेकिन मेढक में श्वसन दो क्रियाओं से होता है। मेढक में फेफड़ों के द्वारा भी होती है श्वसन की क्रिया और त्वचा के द्वारा भी श्वसन की क्रिया होती है। तो ये तो बच्चों हमने कुछ जंतुओं के बारे में जाना कि श्वसन क्रिया कैसे होती है। आइए जानते हैं कि पौधों में श्वसन की क्रिया कैसे होती है। अब पौधों में भी श्वसन की क्रिया तो होती है लेकिन इनके पास कोई विशेष अंग नहीं होता है श्वसन की क्रिया के लिए। पौधों में की पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इन्हें रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रंध्र कहते हैं। जो पत्तियों पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। और पौधों में जो श्वसन की क्रिया होती है वो इन्हीं रंध्रों के द्वारा होती है। इन्हीं रंध्रों से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। पौधों में जड़ों में भी यानी कि मूल रोम में भी श्वसन की क्रिया होती है। वो कैसे होती है? पादप की मूल कोशिकाएं मृदा कणों के बीच के खाली स्थान में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये हमने जाना बच्चों पौधों में भी श्वसन की क्रिया होती है लेकिन उनके पास कोई विशेष अंग नहीं होता है। तो इस प्रकार से पौधों में किसके द्वारा होता है श्वसन? पत्तियों में उपस्थित छिद्रों के द्वारा। तो बच्चों अभी तक हमने जाना कि श्वसन की क्रिया कैसे होती है, जीवों में किस प्रकार श्वसन होता है और पत्तियों में श्वसन की क्रिया कैसे होती है, यानी कि पौधों की पत्तियों में के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। अब आइए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर होता है। तो बच्चों जो ब्रीथिंग है यानी कि जो श्वासोच्छ्वास है वो क्या प्रक्रिया होती है? वो हमारे शरीर में जो बाहरी प्रक्रिया होगी यानी कि सांस का अंदर लेना और बाहर निकलना, ये होती है ब्रीथिंग की क्रिया। अब रिस्पिरेशन क्या होता है यानी कि श्वसन क्या होता है? श्वसन एक रासायनिक क्रिया है जिसके अंतर्गत किसका निर्माण होता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है जिसके द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। रात्रि में वृक्ष के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? अब ये आपने कई बार सुना होगा बड़े बुजुर्गों से कि रात्रि में हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिन में जो वृक्ष होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और उसमें क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। लेकिन रात्रि में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है। इसी कारण हमें वृक्षों के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। तीसरा है कृत्रिम श्वसन क्या है, इसकी आवश्यकता कब होती है? कृत्रिम श्वसन यानी कि आर्टिफिशियल जो शरीर हमारा करता है, जो फेफड़े के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है वो प्राकृतिक है, नेचुरल तरीके से हो रही है। जब कभी हमारे फेफड़े किसी कारणवश खराब हो जाते हैं या उन्हें श्वसन करने में कोई कठिनाई आती है तो हम कृत्रिम श्वसन का प्रयोग करते हैं। अब बच्चों कुछ प्रश्न और हैं यहाँ आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं जिनका उत्तर आप स्वयं ढूंढिए। ये आपकी पाठ्यपुस्तक में मिल जाएगा और अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से इसका उत्तर समझ में आ जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ एक रोचक तथ्य के साथ जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन की उपयोगिता क्या है हमारे शरीर में, ये क्या करता है। बच्चों इन प्रश्नों के साथ साथ चलिए कुछ प्रोजेक्ट कार्य भी हम लोग करते हैं। आपकी पाठ्यपुस्तक में अंत में ये दिया गया है बनाने के लिए, इसे पढ़िएगा और समझिएगा। आप इस प्रकार से डायफ्राम की गतिविधि को और अच्छे से समझ सकते हैं।
इसको बनाने के लिए आप घर में किसी भी बॉटल का प्रयोग कर सकते हैं और कुछ गुब्बारे और पाइप चाहिए। अब देखिए इस तरीके से आप जब इसको बना लेंगे तो जब हम गुब्बारे की इस परत को, यानी कि इसे हम मान लें कि डायफ्राम है, इसे जब हम इसे खींचते हैं अंदर, तो ये देखिए जो ये अंदर के गुब्बारे हैं इनमें हवा भर जाती है, यानी कि ये हमारे फेफड़े हैं जिनमें हवा भर गई है। अब जब हम इसे ऊपर की ओर गति करते हैं, ये देखिए, तो ये पिचक जाता है, यानी कि हवा बाहर निकल गई। तो बच्चों इसे आप घर में जरूर बनाइएगा, बहुत मजा आएगा। साथ ही साथ आप कुछ और भी कार्य कर सकते हैं, जैसे कि इस प्रकार से आप पर्चियों पर अपने श्वसन के तंत्र के नाम लिखिए और उन्हें क्रम से लगाने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपको ज्ञात हो जाएगा क्रम कि श्वसन की क्रिया किस क्रम में होती है। जैसे सबसे पहले हम लगाएंगे नासाद्वार, ये देखिए नासाद्वार, उसके बाद फिर नासागुहा, नासागुहा को इसी तरीके से क्रम में लगा करके हम अभ्यास करेंगे श्वसन तंत्र का। तो बच्चों ये कार्य आप सभी घर में अवश्य कीजिएगा, जिससे कि आपको श्वसन तंत्र और अच्छे से समझ में आ जाएगा।